हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री का एक पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम के सारे क्वेश्चन इस सीरीज से आ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला आज हम पढ़ने वाले हैं अभिलेखों के बारे में। इतिहास में आज हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में, और जो अभिलेखों की जो अध्ययन होता है वो कहाँ पे होता है। तो अभिलेखों का अध्ययन बताइए बच्चों, कहाँ पे होता है? अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी से है। अभिलेखों के अध्ययन की जानकारी मिलती है। सबसे ज्यादा जो पठनीय अभिलेख थे वो किसके थे? तो सबसे ज्यादा पठनीय अभिलेख थे अशोक के। और अशोक की जो भाषा थी जो प्रकृति भाषा में थी। और अशोक की जो भाषा क्या थी? अशोक की जो भाषा थी वो प्रकृति भाषा थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी में होता है। सबसे ज्यादा पठनीय अभिलेख अशोक के थे। अशोक की भाषा थी प्रकृति भाषा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख से एक पॉइंट और भी याद रखिए, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो ये पॉइंट देखिए बच्चों, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा ये अभिलेख कहाँ से मिले? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। प्रियदर्शी राजा कहा जाता था। देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा जाता था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। जो अशोक के अधिकांश अभिलेख थे वो किस लिपि में थे? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अच्छा, जो अभिलेख हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले हैं उसमें किस लिपि का यूज हुआ है? यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किस शिलालेख से हुआ है? तो जो शिलालेख पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले हैं उन शिलालेखों में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो ये सारे पॉइंट आपके ध्यान में होना चाहिए। अशोक के अभिलेख को पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है बच्चों? अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में या भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख हाथी
गुम्फा अभिलेख में, ध्यान से पढ़िए बच्चों, भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उल्लेख में मिलता है? दुर्भिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में मिलता है? तो दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग शाहगोरा अभिलेख में मिलता है। शाहगोरा अभिलेख में दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग मिलता है, शाहगोरा अभिलेख। तो दोनों अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है शाहगोरा अभिलेख में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अभिलेख और उनके शासक, अभिलेख और शासकों के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने पढ़ा आज के जो स्लाइड थी हमारी, अभिलेखों के अध्ययन कहाँ पे होता है? एपिग्राफी में होता है। सबसे ज्यादा अभिलेख अशोक के पढ़े गए, और अशोक की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को परिदर्शी कहा गया। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में हुआ। दूसरा हमने पढ़ा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, और दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग शाहगोरा अभिलेख में मिलता है। एक पॉइंट और देखते हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरड़ से प्राप्त वाहरा भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है। तो एरड़ से प्राप्त वारा भगवान, एरड़ से प्राप्त वाराह भगवान, एरड़ से प्राप्त वाराह भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख है। भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख है, तोरमाड़ का लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख और शासक एवं अभिलेखों की विशेषताएं। तो पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छा, ये वही अभिलेख है जहां से भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। अच्छा, यह हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के काल का है? तो कलिंग राज खारवेल के शासक काल का है। तो ये किस राजा के काल का है? कलिंग राज खारवेल के शासक के काल का है। ठीक है। दूसरा अभिलेख है बच्चों, दूसरा अभिलेख किसका है? दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख किस शासक काल का है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख किसके शासन काल का है? रुद्रदामन के शासन काल का है। ठीक है। नेक्स्ट अभिलेख पढ़ते हैं, तीसरा अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तीसरा अभिलेख क्या है? प्रयाग स्तंभ। तीसरा अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ये समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। ये किसके शासनकाल का है? समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। समुद्रगुप्त के शासनकाल का है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ऐहोल अभिलेख चौथा अभिलेख है बच्चों, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल चौथा अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय शासनकाल का है। सारे अभिलेख आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐहोल अभिलेख किसके शासनकाल का है? पुलकेशियन द्वितीय के शासनकाल का है। और ऐहोल अभिलेख से ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। पांचवा अभिलेख कौन सा है?
पांचवा अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख का उल्लेख है यशोवर्मन के शासनकाल का है। यशोवर्मन के शासनकाल का है मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं एरड़ अभिलेख में जो छठा अभिलेख है हमारा बच्चों, छठा अभिलेख है पहला अभिलेख था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन। ठीक है। अच्छा, एरड़ अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट, भानुगुप्त। एरड़ अभिलेख है भानुगुप्त का। एरड़ अभिलेख किसका है? एरड़ अभिलेख है भानुगुप्त का। और एरड़ अभिलेख में ही सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। ये एरड़ अभिलेख में ही सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं मुद्राएं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एरड़ से प्राप्त वारा भगवान पर हुड़राज और तोरमाड़ का लेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट है ऐहोल अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट, पुलकेशियन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन और एरड़ अभिलेख भानुगुप्त। और यहां से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से और क्या चीज है हमारा जो छूट रहा है। अच्छा, मुद्राओं के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सर्वाधिक मुद्राएं कहां से मिलती हैं? क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं कि सर्वाधिक मुद्राएं किस काल से मिलती हैं। सर्वाधिक मुद्राएं किसके काल से मिलती हैं? तो सर्वाधिक मुद्राएं मौर्योत्तर काल से मिलती हैं। सर्वाधिक मुद्राएं मौर्योत्तर काल से मिलती हैं। ठीक है। कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में सर्वाधिक शुद्धता थी। तो स्वर्ण जो शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करवाए? शुद्ध सोने के सिक्के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के किसके कार्यकाल में जारी हुए? तो जो शुद्ध सोने के सिक्के थे, शुद्ध सोने के सिक्के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुषाण के कार्यकाल में जारी हुए। कुषाण के काल में कुषाण शासकों ने जारी किए शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सर्वाधिक मुद्राएं मौर्योत्तर काल में जारी हुई और शुद्ध सोने का सिक्का। तो जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने जारी किए। और कुषाण शासकों के सिक्कों से इससे पता चलता है जो कुषाण शासक था, जो कुषाण था, वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके सिक्कों से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? जो नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे, कुछ सिक्कों पर यूप बना हुआ था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या बना हुआ था? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यूप बना हुआ था। इस बात को ध्यान रखें। और जबकि कुछ पर अश्वमेध पराक्रमा शब्द उत्कीर्ण था और कुछ पर क्या उत्कीर्ण था? अश्वमेध पराक्रमा शब्द उल्लेखित था। ठीक है, तो इतना हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी कराए और उन्होंने ये कब जारी किए? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी कराए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी कराए। ठीक है, जारी किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हमारा है मंदिर, स्मारक और भवन। तो मंदिर की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। उत्तर भारत की जो मंदिर की कला शैली थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली, उत्तर भारत के मंदिर की कला शैली, उत्तर भारत के मंदिर की कला शैली थी वो कैसी थी? नागर शैली थी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर भारत के मंदिर की कला शैली नागर शैली थी और दक्षिण भारत के मंदिर की शैली जो थी वो द्रविड़ शैली थी। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी थी? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी थी? द्रविड़ शैली थी। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी थी? द्रविड़ शैली थी। मूर्तिकला, कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गईं, तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली थी वो द्रविड़ शैली से थी। जो द से स्टार्ट हो रहा है, तो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी थी? वो द्रविड़ शैली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं वेद। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है वेद का। वेद क्या होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना अर्थवेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और क्या होता है देखिए इसमें, और क्या चीज़ आते हैं बच्चों? ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उनको कहते हैं होत्री। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है जिनमें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होता, इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जो इनको पढ़ते हैं उनको कहते हैं होत्री। ठीक है। ऋग्वेद में अनेक संहिताओं में से साकल संहिता भी उपलब्ध है। 10 मंडल है और 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है। कुल मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने बच्चों, ये भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं? 10,600। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो 10,600 हैं। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होत्री या होता कहते हैं।
ठीक है। देवता सोम, इसमें जो सोम देवता हैं, सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? गायत्री मंत्र का उल्लेख भी कहाँ पर है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसको पढ़ने वाले को होत्री या होता कहते हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कुल मंत्र कितने हैं? 10,600 हैं। सोम 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। तो इतना हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में अब हम सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। सामवेद के बारे में देखिए क्या है। तो साम संगीत या गाना होता है। सामवेद में क्या होता है बच्चों? संगीत होता है, संगीत या गाना होता है। ठीक है। और इनके पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता। सामवेद को पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को क्या कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट यानी कल की क्लास में हम करेंगे इसके आगे यजुर्वेद से। ठीक है। इसके यजुर्वेद से हम कल की क्लास में हम करेंगे। आज इतना रिवाइज कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम स्टडी जंक्शन है। स्टडी जंक्शन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपकी डिमांड है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है। धन्यवाद।